गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है डिमांड। तो सबसे पहले डिमांड को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड होती क्या है। अगर आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसकी डिमांड कर रहा हूँ, या फिर इकोनॉमी में उस चीज़ को डिमांड नहीं देखेंगे। एक डिमांड को होने के लिए किसी भी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को डिमांड करने के लिए कंज्यूमर के पास विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा एबिलिटी टू परचेज होनी चाहिए, मतलब उसके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें उसके पास एट अ प्राइस होनी चाहिए और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए। अब डिमांड की डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसे याद करने में प्रॉब्लम आती है तो हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि क्वांटिटी। डिमांड को हमेशा क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। दूसरा है विलिंगनेस। कंज्यूमर के पास विलिंगनेस होनी चाहिए टू बाय द प्रोडक्ट। अगर विलिंगनेस नहीं होगी तो डिमांड नहीं हो सकती। तीसरा है एबिलिटी। कंज्यूमर मस्ट हैव द मनी टू बाय द प्रोडक्ट। विदाउट परचेजिंग पावर डिमांड कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। चौथा है गिवन प्राइस पे। डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे मेजर किया जाता है। अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज हो जाती है। देन आता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सच एज अ डे, अ वीक, अ मंथ। तो डिमांड को होने के लिए विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाय या एबिलिटी टू परचेज या फिर परचेजिंग पावर होनी चाहिए। डिमांड का फंक्शन क्या होता है कि अब लोगों को लगता है कि डिमांड का फंक्शन इज वेरी टफ। तो डिमांड का फंक्शन कुछ नहीं है। आप लिख सकते हैं कि डिमांड का फंक्शन का मतलब एफ इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू एफ, अंडर ब्रैकेट्स आप लिख सकते हैं पी फॉर प्राइस, वाई। वाई हमेशा इनकम के लिए डिनोट होता है इकोनॉमिक्स में, जहाँ जहाँ इनकम लिखना होगा उसकी जगह पे हम वाई लिख सकते हैं। तो वाई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन एंड फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन, ब्रैकेट क्लोज। यही तो है डिमांड का फंक्शन। डिमांड का फंक्शन कुछ नहीं है। डिमांड का फंक्शन एक रिलेशनशिप है उसके सारे फैक्टर्स के बीच में। जिस जिस फैक्टर से डिमांड इफेक्ट होती है उनके बीच में एक रिलेशनशिप को ही डिमांड का फंक्शन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने टाइप्स की होती है? पहले टाइप की डिमांड है इंडिविजुअल डिमांड। किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जब बहुत सारे कंज्यूमर एक मार्केट में आ जाते हैं तो उनकी टोटल डिमांड को एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स कहते हैं मार्केट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है? ये दो या दो से ज़्यादा गुड्स की एक साथ राइज होती है। जैसे कि अगर हमने व्हीकल परचेज किया है तो पेट्रोल की डिमांड भी अराइज हो जाएगी, इसी को कहते हैं जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड होती है जब एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिसिटी को हमें वाटर जनरेशन में यूज़ करना है, टेबल फैन एक्सेट्रा हमें उनको रन करने के लिए चाहिए। फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं तो उसी को कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। फिर आती है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब जब एक डिमांड किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड से डिराइव होती है तो उसे ही कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। अगेन इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो अपना व्हीकल और पेट्रोल का, कि पेट्रोल की डिराइव डिमांड है क्योंकि व्हीकल की डिमांड अराइज हुई। फिर आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमें डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स दिखाता है। फिर डिमांड शेड्यूल की मदद से ही हम बनाते हैं डिमांड का कर्व। डिमांड शेड्यूल के बगैर, इसको डिमांड शेड्यूल को ड्रॉ करे बगैर हम डिमांड का कर्व नहीं बना सकते। डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें प्राइस को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। डिमांड का कर्व डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जब जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होता है, जब जब प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसी नेगेटिव रिलेशनशिप को डिफाइन करता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी पर्टिकुलर प्राइस की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है उसके प्राइस से। ठीक है, किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो उसके प्राइस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसे कहते हैं सैटरस पेरेबस। तो जितनी ज़्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड एंड वाइस वर्सा। अब आता है कि डिमांड चेंज क्यों होती है। डिमांड चेंज 3 फैक्टर्स से होती है, और मेनली 3 फैक्टर्स से होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बाकी फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 5 रीजंस हैं।
पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब जब कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाता है और उसको जो यूटिलिटी नेक्स्ट यूनिट से डिराइव होने वाली थी वो कम होती चली जाती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनकम इफेक्ट कहता है कि जब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या जब जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा परचेज कर पाता है। इसी को कहते हैं इनकम इफेक्ट। तीसरा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब एक गुड एक्सपेंसिव हो जाता है तो कंज्यूमर उसका सब्सटीट्यूट ढूंढने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऑफ कोको कोला इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर पेप्सी विल इंक्रीज। इसी को कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। न्यू कंज्यूमर, जब जब प्राइस गिरता है तो मार्केट में नए कंज्यूमर्स आते हैं, नए बायर्स अट्रैक्ट करते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं न्यू कंज्यूमर्स। फिर आते हैं मल्टीपल यूजेस। सम प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, तो जब प्राइस गिरता है तो पीपल उनको ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर उसका रेट का डिक्रीज होगा तो उसके जो यूजेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आता है अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स डू नॉट चेंज। तो लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन यही है कि बाकी फैक्टर्स सैटरस वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब कि इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, ये सब अगर चेंज ना हो और सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो, यही अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की। फिर आता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। यूजुअली क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज होता है, लेकिन ये रूल कुछ जगह पे काम नहीं करता, उसी को कहते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। वो कौन कौन सी जगह है, वो है गिवन गुड्स, वेबलिन गुड्स, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, इमरजेंसी की सिचुएशन या भी हैबिट फॉर्मिंग गुड्स। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है तो अगर उसका म्यूसली, उसका ओट्स, उसका प्रोटीन कितना भी कॉस्टली है वो उसको परचेज करेगा तो प्राइस से उसकी डिमांड इफेक्ट नहीं होगी। दूसरा है इमरजेंसी की सिचुएशन। जैसे कि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो जब लॉकडाउन लगता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं और तभी भी डिमांड बढ़ी रहती है क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा की लैक करती है, क्वांटिटी मार्केट में होती नहीं है, तो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से भी डिमांड बढ़ी ही रहती है। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि आने वाले टाइम में सपोज अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ख़राब हो गया है, तो कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर आज ही उसको परचेज करने लग जाते हैं इवन इफ उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है आज भी। तो इसको कहते हैं फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस। फिर आता है, अगर आपको गिवन गुड्स और वेबलन गुड्स के बारे में पढ़ना है तो आपको पिछली वीडियो आप देख सकते हो। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, जैसे कि प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये फैक्टर्स वही तो फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फिर आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कहीं लिखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो आपको ये याद रखना है कि डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से चेंज होगा, और कहीं पर अगर सिर्फ लिखा है चेंज इन डिमांड तो फिर वो जो डिमांड है वो अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा। अब जहाँ यहाँ पर लिखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका मतलब है कि जब जब प्राइस चेंज होगा डिमांड चेंज होगी, अगर प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगी। यही तो जनरल रूल है जो लॉ ऑफ डिमांड भी हमें समझाता है। फिर चेंज इन डिमांड का मतलब कि बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज करेगी। अब वो बाकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इनकम हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं और कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो अगर प्राइस का चेंज है तो उसे कहते हैं मूवमेंट, और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज है तो उसे कहते हैं शिफ्ट। क्विक रिवीजन अब हम कर लेते हैं। अब हम क्विक रिवीजन में पहला चीज़ है कि डिमांड मीन्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। Demand is also measured at a particular price during a given period of time. Depends on many factors, not just price. Law of demand shows an inverse relationship between price and demand, but there are exceptions to it. The law of demand works only when other things remain constant. Some situations are exceptions to the law of demand. A change in prices cause movement in the same demand curve. अगर प्राइस में चेंज होगा, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है तो उसमें मूवमेंट होता है और उसमें हम कहते हैं कि डिमांड
एक्सटैंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स की वजह से, नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व। जब शिफ्ट होता है ना, जब मूवमेंट होती है तो वो तो सेम डिमांड कर्व पे या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी प्राइस की वजह से, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से जब शिफ्ट होता है ना तो एक एकदम न्यू डिमांड कर्व फॉर्म होता है, चाहे वो अपवर्ड हो। जब वो अपवर्ड को फॉर्म होगा मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, जब जो शिफ्ट होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा मतलब कि डिमांड डिक्रीज हो रही है। ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। आज हमने डिमांड को कम्प्लीटली पढ़ के क्लोज कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।